दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रामानुजम कोचिंग सेंटर पे। कल मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, आज फिर उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। फिलहाल एक बार फिर आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि पीसीएस से लेकर के पीसीएस, आरओ, टेट, पेट, सुपर टेट, एसआई वगैरह जितने पुलिस जितने भी एग्ज़ाम है सबकी तैयारी आप लोग ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको जो भी तथ्य या फैक्ट मिलेंगे वो बेहतरीन मिलेंगे और नेशनल लेवल के मिलेंगे, ये मेरा दावा है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका देखना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, चित्रकला की मुग़ल शैली। चित्रकला की मुग़ल शैली का आरंभ किया था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया मुग़ल काल में जो चित्रकला आरंभ हुई, चित्रकला की जो शैली आई थी वह किसके शासनकाल में आई थी। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर है देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2009 व 12 में पूछा गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यूपीपीसीएस 2009 और 2012 में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, कई पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, आरओ एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ तक कि वनडे एग्जाम में भी पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका आंसर हुमायूं है। हुमायूं के शासनकाल में मुग़ल शैली का आरंभ जो हुआ था वो हुमायूं के शासनकाल में हुआ था, ये चीज़ है। ठीक है, तो ऑप्शन तो आप हुमायूं मारोगे। अब थोड़ा सा ये चीज़ें जानना जरूरी, जैसे हुमायूं के शासनकाल में चित्रकला शैली का आरंभ हो गया। अगर आरंभ की बात करता है तो आपका ऑप्शन जाता है क्या, हुमायूं। अगर पूछता है, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसके समय को बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया जाता है, स्वर्णकाल। तब आपका ऑप्शन चेंज होकर के जहांगीर पे चला जाता है, क्योंकि जहांगीर के समय को जहांगीर ने चित्रकला में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखी थी। उसके समय में बहुत से ऐसे चित्रकार उसके दरबार से संबंधित थे। जब आप मेडुअल हिस्ट्री पढ़ोगे तो मैं आपको हर एक चित्रकार और उसको दी गई उपाधि और उसने कौन से कैसा चित्र बनाया था, सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। हालांकि चाहूँ तो अभी क्लियर करवा सकता हूँ, लेकिन क्लियर करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। फिर भी कुछ चीज़ें मैं क्लियर करवाता चलूँगा। चित्रकला के लिए हुमायूं डाली। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को बोला जाता है, जहांगीर के शासनकाल को बोला जाता है। जैसे हुमायूं जब चौसा के युद्ध के बाद क्या हुआ था कि उसका भारत से पलायन हो गया था, तो जब ये फारस में, अफ़गानिस्तान वाले एरिया में जब निवास कर रहा था तो वहाँ पर इसकी मुलाकात कुछ चित्रकारों से हुई थी। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, हुमायूं से भी पीछे अगर थोड़ा सा चला जाए, हुमायूं से पीछे अगर चला जाए तो सबसे पहले बाबर आ जाता है। बाबर का नाम आता है, बाबर। ठीक है, अब बाबर, यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है, बाबर से ही शुरू हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में चित्रकला की नींव किसने डाली थी, तो आपको ऑप्शन हुमायूं होगा। लेकिन बाबर के समय में भी एक चित्रकार था जिसका नाम था बेहजाद। क्वेश्चन किया गया है बेहजाद, ये बाबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। और ये भी क्वेश्चन किया गया है कि निम्न में से किस, आपको ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा चित्रकार ऐसा है जिसको पूर्व का राफेल कहा जाता था। तो इसी बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता था, पूर्व का राफेल। और एक किसके समय का चित्रकार है, आपका ऑप्शन जाएगा बाबर के समय का। आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, किसी भी पीसीएस आरओ का क्वेश्चन पूछा गया है बेहजाद के बारे में। पूर्व का राफेल किसको कहा जाता था, बेहजाद को कहा जाता था। और बेहजाद जो है किसके समय का चित्रकार था, बाबर के समय का चित्रकार था। ठीक है ना, इसके समय के सिर्फ इसी चित्रकार का नाम मिलता है, बाबर के समय का। बाकी हुमायूं के बारे में अगर हम बात कर रहे थे तो चित्रकला की नींव इसी के शासनकाल में डाली गई थी। ठीक है, और इसके समय के दोनों चित्रकारों को उस समय वहाँ से, जब ये फारस वाले एरिया में निर्वासन झेल रहा था तो वहाँ से 2 चित्रकारों को अपने साथ लेकर के आया था, जिसमें से एक का नाम था मीर सैयद अली और एक का नाम था अब्दुल समद। ये दोनों चित्रकार थे इसके समय के। अब जैसे क्वेश्चन करता भी है ना, जैसे बेहजाद को वन लाइनर पूछ लेगा, भैया बेहजाद किसके समय का चित्रकार था, तो आपको ऑप्शन जाता है अकबर के समय का। बड़े एग्जाम देने जाओगे आप तो सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अब जैसे मीर सैयद अली और अब्दुल समद किसके समय के चित्रकार थे, तो आपका ऑप्शन जाता है यही इन दोनों चित्रकारों को साथ लेकर के हुमायूं कहाँ आया था, हिंदुस्तान में आया था। और इन्हीं दोनों चित्रकारों
के द्वारा जो है भारत में मुग़ल चित्रकला की नींव डाली गई थी। तो मुग़ल चित्रकला की नींव डालने में किन दोनों का हाथ था? मीर सैयद अली और अब्दुल समद का हाथ था। अब इसमें से ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसमें से इन दोनों को हुमायूं ने उपाधियाँ भी प्रदान की थी। आप देखोगे मुग़ल कालीन इतिहास में तो कई ऐसे चित्रकार आएंगे जिनको कई उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, उसको हिस्ट्री में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अब जैसे आप आते हो अकबर के समय में, ठीक है ना, तो अकबर के समय में आपके बहुत से ऐसे चित्रकार मिल जाते हैं, बहुत से ऐसे चित्रकार आपको मिलेंगे। जैसे अकबर से पहले हम जहांगीर पे चलते हैं, थोड़ा सा जहांगीर पे चलते हैं। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और इसके समय में कई ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने चित्रकला को बहुत ही उच्च कोटि उत्कृष्टता प्रदान की थी। और जहांगीर के बारे में एक कहावत है, एक जहांगीर कहा भी करता था, चित्रकला में उसका इतना इंटरेस्ट था कि वो कहता था कि अगर मान लीजिए एक मनुष्य का यहाँ पे चित्र अगर किसी ने बना दिया, एक मानव का चित्र अगर किसी ने बना दिया, तो कहता था कि मैं ये बता सकता हूँ कि अगर उस चित्र में कई चित्रकारों ने क्या किया है। अगर मान लीजिए चित्र किसी ने हाथ बना दिया, किसी ने पैर बना दिया, किसी ने मुंह बना दिया, किसी ने शरीर का कोई अन्य अंग बना दिया, तो इतनी पारखी नज़र उसकी थी कि वह कहता था कि मैं ये बता सकता हूँ कि अमुक चित्र में हाथ किसने बनाए हैं, पैर किसने बनाए हैं, या मतलब कोई भी चित्र हो, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी फूल का चित्र भी हो सकता है, किसी घर मकान का भी चित्र हो सकता है, किसी पशु पक्षी का भी चित्र हो सकता है। तो उसके समय में कुछ ऐसे चित्रकार हुए थे, जैसे उस्ताद मंसूर का नाम बहुत ही फेमस था। अब्दुल समद उसके समय में भी जा कर के मतलब चित्रकला में काफ़ी योगदान दिया था उसने। तो ऐसे करके बहुत से ऐसे चित्रकार मिलेंगे आपको जिनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये रही जहांगीर के बाद। अब ऐसा नहीं है कि जहांगीर से बस एक दो चित्रकारों से आपका काम चल जाएगा, कम से कम 3 ऐसे चित्रकार हैं, 3 से 4 ऐसे चित्रकार हैं जिनके बारे में हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और उन्होंने कौन से चित्र बनाए थे और कौन सा चित्र किसने बनाया है, और कुछ ऐसे चित्रकार हैं जिनको उसने कुछ उपाधियों से विभूषित किया था। तो यहाँ पर मैं यूपी स्पेशल के क्वेश्चन हल करा रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर सबके यहाँ जाने लगूँगा तो पता चलेगा 1 से 1.5 घंटे की क्लास चली जाएगी इसी पर, लेकिन फिर भी कुछ ट्रायल क्लासेस के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अकबर की अगर बात करें तो अकबर के समय में लगभग 15 चित्रकारों का नाम मिलता है। अब इन 15 चित्रकारों में अब इसके समय में बहुत से चित्रकार मिलते हैं। जैसे आप लोग सुने, कुछ लोग अगर पढ़े होंगे तो दसवंत का नाम, बसावन का नाम, ठीक है, ऐसे करके बहुत से चित्रकार हैं, लगभग 15। उसके दरबार में अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर के दरबार में लगभग 15 ठो मुख्य चित्रकार थे, बकिया गौण चित्रकारों की बात आप छोड़ ही दीजिए। और उसमें से 2 चित्रकार हिंदू थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ दसवंत और बसावन में, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी करता है कि निम्न में से किस चित्रकार ने, मतलब इतने क्वेश्चन बनते हैं। पुराने स्टूडेंट अच्छी तरह से जानते होंगे कौन सर्वोत्कृष्ट था, सबसे उच्च कोटि का चित्रकार कौन था, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है दसवंत और बसावन में से किसने जो है, कौन जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था, मतलब पागल हो गया था और आत्महत्या कर ली थी। ऐसे करके बहुत से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो उसको हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। अभी यहाँ का जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, हुमायूं है। शाहजहाँ की अगर बात करें तो शाहजहाँ के शासनकाल में भी ऐसा नहीं था कि चित्रकार नहीं थे, लेकिन इसने जो है स्थापत्य कला में ज़्यादा रुचि रखी थी, स्थापत्य कला में। इसलिए इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसने प्योर संगमरमर से निर्मित बहुत सी इमारतें बनवाई थी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन से बस इतना ही फ़िलहाल। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है ये लठमार होली मनाई जाती है, ठीक है। कब पूछा गया है? पीसीएस मुख्य परीक्षा 2016 में, 2016 में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीएस 2016 में ही पूछा गया है, अन्य स्टेट में भी पूछ सकता है। हालांकि यूपी स्पेशल है, इसलिए यूपी में पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। आप यूपी का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। मैं बोलता हूँ 2001 से लेकर के 2018 तक के क्वेश्चन आप, या 2023 तक का एग्ज़ाम हो चुका है, आप क्वेश्चन उठा करके देखिए। ये वाला क्वेश्चन अगर 5 से 8 बार नहीं मिल गया तो फिर मेरा नाम नहीं। तो लठमार होली क्वेश्चन कर रहा है कि लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है आपका वृंदावन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन इसने फंसा दिया है। फंसाया कैसे है बताता हूँ मैं। एक है वृंदावन, यहाँ देखिए,
एक है यहाँ मथुरा, ऑप्शन बी में है आपका बरसाना, ठीक है, और एक ऑप्शन है मथुरा, ठीक है, और एक ऑप्शन है गोकुल। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, थोड़ा सा मतलब परेशान करने के लिए इसने ये क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए किसी ने ऊपर से पढ़ करके चला गया तो उसको ये पता होगा कि भैया मथुरा, ठीक है, लठमार होली मथुरा से संबंधित है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली मथुरा है, ठीक है, लेकिन उसने मथुरा के स्थानों को ही ऑप्शन में दे रखा है। देख लीजिए, वृंदावन कहाँ पे है, मथुरा में है, बरसाना कहाँ पे है, मथुरा में है, एक मथुरा दे ही दिया है आपके ज़िले का नाम, बाकी गोकुल कहाँ पे है, मथुरा में ही है। अब इसने फंसा दिया है। तो जिसने पढ़ा होगा कि ये जो लठमार होली है ये मथुरा के बरसाना नामक स्थल से संबंधित है, मेनली मुख्यतः वही इस क्वेश्चन को सही कर पाएगा। इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, बरसाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, चूँकि पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए कुछ इस ढंग से इस क्वेश्चन को इसने दिया है कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाएं। हो सकता है जल्दबाजी में कोई वृंदावन मार दे या मथुरा ही मार दे, मथुरा भी मार सकता है, ठीक है, लेकिन जब बरसाना ऑप्शन में दे दिया है तो आपको बरसाना मारना है, क्योंकि बरसाना की लठमार होली काफ़ी फेमस है। क्योंकि जैसे वृंदावन हो गया आपका, निधि वन हो गया, ऐसे करके बरसाना हो गया, तो कुछ स्थल कुछ चीज़ों के लिए फेमस हैं, ठीक है। जैसे वृंदावन की अगर बात करें, मथुरा में भी है, तो अगर हम वृंदावन की बात करते हैं तो देखिए हरिदास जयंती अगर क्वेश्चन करता भैया, हरिदास जयंती मेनली कहाँ पर मनाई जाती है, क्योंकि हरिदास जी का जन्मस्थल वाराणसी है, लेकिन हरिदास जयंती मुख्य रूप से वृंदावन में मनाई जाती है, ठीक है ना। हालांकि वो अलग चीज़ है। देखिए, कला, संस्कृति और सभ्यताएं ऐसी चीज़ होती हैं कि जिनका संक्रमण चलता रहता है। जैसे अंग्रेज़ों ने हमको कुछ दिया तो हमसे कुछ लिया भी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मुस्लिम लोग आए तो आज भी देखिए आप लोग, हिंदू और मुस्लिम आपस में मेल जोल से रह रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने उनकी अपना ली, कुछ उन्होंने हमारी अपना ली। तो कहने का मतलब क्या है कि संस्कृति में एक संक्रमणकालीन दौर चलता रहता है, गुजरता रहता है। तो जैसे हरिदास जयंती, अगर आपका क्वेश्चन पूछता है कि हरिदास जयंती कहाँ पे मनाई जाती है, तो आपको चाहे जितना भी ऑप्शन हो, आपका ऑप्शन वृंदावन ही होगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं होगा, बरसाना होगा ना आपका गोकुल होगा, ना आपका मथुरा होगा। अगर ऑप्शन में ऐसे देता, एक ऑप्शन मथुरा दे देता, एक बनारस दे देता, और एक क्या बोलते हैं मतलब प्रयागराज दे देता, एक आगरा दे देता, जब ज़िले का नाम देता तब आपका मथुरा ऑप्शन होता, ठीक है। तो वृंदावन, जैसे वृंदावन से एक चीज़ और है, बहुत ही IMP है, बेगम शमरू द्वारा निर्मित एशिया का विशालतम चर्च, एशिया का विशालतम चर्च, टेढ़ा लिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा। एशिया का विशालतम चर्च कहाँ पे है, वृंदावन, ठीक है। अब जैसे वृंदावन से ये क्वेश्चन और आ सकता है, रामायण मेला, सॉरी यार, एक मेला है हमारा ध्रुपद मेला, ठीक है। ये ध्रुपद, जब मेला वाले पार्ट में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ध्रुपद मेला। ये आपके वाराणसी और कहाँ से संबंधित है, वृंदावन से संबंधित है। ये दो जगहों पे ये मेला मनाया जाता है, मतलब मेनली यहाँ का है। तो वृंदावन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका मैंने ऑप्शन क्लियर करवा दिया है कि लठमार होली में आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बरसाना। बरसाना की लठमार होली काफ़ी फेमस है। अब मथुरा से अगर बात करें तो मथुरा से भी बहुत से ऐसे संस्थान हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप यहाँ से अलग से जान सकते हो। जैसे मथुरा को क्या बोला जाता है, पेड़ा फेमस है, सभी लोगों को पता है, पंडों की नगरी, पेड़ा और पंडों की नगरी बोला जाता है, पेड़ा पंडों की नगरी बोला जाता है।
जानते ही है। और कल मैंने मथुरा से कुछ चीज़ें बताई भी थी। अब जैसे मथुरा की बात कर रहे हैं तो पंडित दीनदयाल, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, गौ अनुसंधान, इसका नाम काफ़ी बड़ा है लेकिन गौ अगर लग गया तो आप समझ जाइए कि इससे संबंधित संस्थान कहाँ पे है, क्वेश्चन किया गया है। कहाँ पे है? मथुरा में है। ऐसे करके मथुरा से कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जिसको हम यूपी स्पेशल में जब पढ़ेंगे तो कई चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी आपकी। ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन से आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन तैयार करवा दिए हैं। जैसे बरसाना का जिक्र करते हुए मैंने 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से तैयार करवा दिए हैं। अगर चाहूँ मैं तो यहाँ से 10 से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करवाया जा सकता है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि हर क्वेश्चन को करवाना इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अब देखिए, इसको भी आप क्वेश्चन उठा करके क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लिए, खूब पूछा है, कई बार पूछा है। आपका ऑप्शन 1 है कथक, दूसरा है भरतनाट्यम, तीसरा है ओडिसी और चौथा है कुचिपुड़ी। ठीक है। जो सीरियस तैयारी करते होंगे उनको अच्छी तरह से पता है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। ठीक है, कथक है, कथकली नहीं है, कथक है। अब चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। भैया भरतनाट्यम कहाँ का है? ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश। इस ऐसे क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए भी आते हैं, इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ। ओडिसी के नाम से ये स्पष्ट है, ओडिशा का है, ये ओडिशा का है। ऐसे क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए आ रहे हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। और ये हमारा कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो चारों क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। हाँ, यहाँ पे भरतनाट्यम में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो भरतनाट्यम है ऐसा माना जाता है कि यह भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। सबसे प्राचीन ऐसा माना जाता है, सबसे प्राचीन। ठीक है, भरतनाट्यम को माना जाता है कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, क्योंकि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि एक प्रथा मिलती है, देवदासी प्रथा। खासकर दक्षिण भारत के इतिहास में आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे देवदासी, जैसे मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी मंदिर हो तो मंदिर में कोई ना कोई मूर्ति रहती ही है। तो मूर्तियों के जो मूर्ति होती थी उस समय पूजा अर्चना के समय ये जो देवदासियाँ होती थी ये क्या करती थी? नृत्य करती थी। ठीक है, तो उसी समय से मतलब माना जाता है कि जो देवदासियाँ नृत्य करती थी वो कौन सा नृत्य होता था? भरतनाट्यम होता था। ठीक है, जिसकी परंपरा आज तक चलती आ रही है। हालांकि देवदासी प्रथा जब हम लोग पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य में चलेंगे ना, तो काफ़ी मज़ा आएगा वहाँ पे। और ये देवदासी प्रथा बहुत बड़ी जिम्मेदार रही थी। बाद में हमारे यहाँ जो एक कुप्रथा फैली जिसका नाम था क्या बोलते हैं इसको, अरे वेश्याएँ जो होती थी। ठीक है, पहले इनको जो है क्या किया जाता था, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों को पता चलेगा कि होता क्या था कि बहुत से ऐसे लोग होते थे जो अपनी पुत्रियों का रख रखाव या खर्च या देखभाल नहीं कर पाते थे, और दिखने में अगर वो सुंदर होती थी तो मंदिरों द्वारा उनका क्रय कर लिया जाता था। तो पहले तो ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं था मंदिरों में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मंदिर जो है भोग विलास के अड्डे बनते चले गए। और ये भोग विलास के अड्डों का बनना ही एक कुप्रथा को जन्म दे दिया, जिसको हम कहते हैं वेश्यावृत्ति। तो ऐसा माना जाता है कि वेश्यावृत्ति जैसी कुप्रथा के जन्म में मतलब या बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान इस देवदासी प्रथा का है। हालांकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी हम लोग देखते हैं कि मंदिरों में साध्वी और साधु मतलब औरतें, महिलाएं, यहाँ तक कि बालिकाएं भी मतलब पूजा अर्चना करती हैं, या हम कह सकते हैं कि सन्यासी का जीवन व्यतीत करती हैं। लक्ष्य सही होना चाहिए आपका, एम जिसको बोलते हैं एम। पूजा पाठ कोई भी कर सकता है,
हालांकि किसी के ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग समझदार हैं कि बहुत से ऐसे आप लोगों को बाबा जी और संत महात्मा मिलेंगे जिनकी वजह से हमारा समाज काफ़ी प्रदूषित भी हुआ है। खैर चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बहराइच, यहाँ देखिए बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। हालांकि कई सारी बोलियां हैं। अब यहाँ से देखिए बोली से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बघेली, अवधी, मगधी, अर्ध मगधी, ऐसे करके। तो इसका पूरा चैप्टर हमको पढ़ाना पड़ेगा, एक जगह हम क्लियर इसको नहीं कर सकते हैं। बस यहाँ पे हम सिर्फ इतना क्लियर कर सकते हैं कि ये जो बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली या आपका ये जो लखनऊ वाला इलाका है, अयोध्या फैजाबाद वाला जो इलाका है, ये किसके लिए फेमस है? आपकी अवधी भाषा के लिए फेमस है। किसके लिए? अवधी भाषा के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ी तो छोड़ दीजिए, ब्रज भाषा के लिए आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मथुरा वाला जो इलाका है वो ब्रज भाषा क्षेत्र के लिए है। बघेली की अगर बात करें तो ये बुंदेलखंड वाले इलाके में इसका प्रचलन ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जैसे बहराइच हो गया, ये सुल्तानपुर हो गया, रायबरेली हो गया, यहीं पे प्रतापगढ़ दे देता या अपना लखनऊ दे देता, ठीक है। ये सारे क्षेत्र किससे संबंधित है? अपने अवधी भाषा से संबंधित है, ठीक है। तो भाषा वाले चैप्टर में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। बघेली का कौन सा क्षेत्र है, अवधी का मेनली कौन सा क्षेत्र है, या आपके ये छत्तीसगढ़ी को छोड़िए आप, ब्रज भाषा का मेनली क्षेत्र, ब्रज भाषा का तो मेनली क्षेत्र वहीं पे है। इसी प्रकार से मगधी और अर्ध मगधी का कौन सा क्षेत्र है। रोहेलखंड वाला एरिया भी कुछ बोली के लिए फेमस है। तो बोली और भाषा में इसको हम क्लियर कर लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का PCS 2015 में आए हुए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अवधी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो इतना ट्रेडिशनल है, इतनी बार पूछा गया है। हम लोग एग्ज़ाम जब दे रहे थे तब कम से कम 4-5 बार इसको पूछा गया है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी के बारे में कई बार पूछा गया है कि किस गायन कला से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे यहाँ पे इसने क्वेश्चन दे दिया है गिरिजा देवी कि इनकी गायन शैली भी दे दी है ठुमरी। तो कई क्वेश्चन करता है गिरिजा देवी गायन की किस कला से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन जाता है कि ठुमरी, ठीक है। अब यहाँ से उनका घराना खूब पूछा है, किस घराने से संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है बनारस घराना है। क्या है? बनारस घराना है गिरिजा देवी का। अब देखिए इसमें से बहुत से ऐसे घराने हैं। अब ये जो संगीत में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लखनऊ घराना आपका एक है, एक किराना घराना है, एक आगरा घराना है। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो बनारस घराने और किराने घराने से खूब आए हुए हैं। लखनऊ घराने से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगरा घराने से क्वेश्चन कम से कम उठा है, या मतलब ना के बराबर ही पूछा गया है। जैसे अब बनारस घराने से आपने गिरिजा देवी को जान लिया, लेकिन जैसे सिद्धेश्वरी देवी, इनको भी पूछा गया है। सिद्धेश्वरी देवी, एक है आपकी बागेश्वरी देवी, इनको भी पूछा गया है। इसको मिटा करके लिखें, ठीक से लिखिए। बागेश्वरी देवी, बागेश्वरी देवी, इनको भी पूछा गया है भैया ये किस घराने से संबंधित हैं, ठीक है। तो सिद्धेश्वरी बागेश्वरी देवी भी हम पढ़ेंगे। अभी 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं किस घराने से संबंधित है। बनारस घराने से संबंधित है। जैसे 1-2 और IMP हैं आपके, जैसे ओंकार नाथ ठाकुर, ओंकार नाथ ठाकुर, और इसके बाद बिस्मिल्लाह खां। इनका भी क्वेश्चन किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि ओंकार नाथ ठाकुर मतलब किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं, ठीक है। उसी तरह से बिस्मिल्लाह खां को भी पूछा जाता है कि किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, ओंकार नाथ ठाकुर का पूछा गया है, वायलिन वादक हैं, वायलिन वादक हैं। अब बिस्मिल्लाह खां को सभी लोग जानते हैं, शहनाई। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं सम्मिलित करने के लिए, और 1 लाइनर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन करा करके 2-4 चीज़ों को और आपको बता दिया है। अब 1-2 चीज़ें और आपको बता देते हैं। लखनऊ घराना, लखनऊ घराना है, ये
अगर हम कहें कि गायन शैली का या वाद्य यंत्र शैली का, खासकर इसमें एक चीज़ आता है कि गायन शैली से संबंधित सबसे पुराना घराना कौन सा है, तो ये है लखनऊ घराना। क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह के समय से ही, मतलब वो भी काफ़ी बनारस घराने से संबंधित और भी जो आईएमपी फैक्ट हो सकते हैं, जैसे बनारस घराने से आपका गंगूबाई हंगल का भी पूछता है, गंगूबाई हंगल, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी इसी घराने से संबंधित है, पंडित भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी, ठीक है। श्रीमती एन राजन, श्रीमती एन राजन, ठीक है। ओंकारनाथ ठाकुर को मैंने बता ही दिया है। एक आध और आईएमपी में आ जाते हैं आपके, राजन साजन मिश्र, राजन साजन मिश्र, ठीक है। इनका क्वेश्चन करता रहता है भैया किस घराने के हैं, तो हमने बनारस घराने से देख लिया, कई लोगों को देख लिया, श्रीमती एन राजन को देख लिया, गंगूबाई हंगल को देख लिया, पंडित भीमसेन जोशी को देख लिया, राजन साजन मिश्र को देख लिया। इसके पहले मैंने सिद्धेश्वरी देवी, बागेश्वरी देवी, ओंकारनाथ ठाकुर आदि के बारे में बता ही दिया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि भीमसेन जोशी मतलब किस चीज़ के लिए फेमस है, श्रीमती एन राजन किसके लिए फेमस है, गंगूबाई हंगल किसके लिए फेमस है, राजन साजन मिश्र किसके लिए फेमस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूपी स्पेशल से आपको रट के रखनी पड़ेगी। लखनऊ घराने से अगर बात करा जाए तो जैसे मोदू खां हो गए, बख्शू खां हो गए, बख्शू खां, देखना पड़ेगा, हाँ वाजिद हुसैन, इसको देख लेते हैं, वाजिद हुसैन हो गए, हिरेंद्र गांगुली हो गए, अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन करता है कि भैया ये लोग किस घराने से संबंधित हैं, आईएमपी हैं, इनको पूछा गया है मोदू खां, बख्शू खां, वाजिद हुसैन या हिरेंद्र गांगुली किस घराने से हैं, तो इसका ऑप्शन है आपका लखनऊ घराने से संबंधित है। यही नहीं, यहाँ से ये भी क्वेश्चन करता है कि मोदू खां, बख्शू खां, वाजिद हुसैन या हिरेंद्र जो हैं किस मतलब गायन कला से संबंधित हैं या किसी वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इनका देखा जाए तो तबला वादन के लिए ये लोग फेमस हैं, तबला वादन के लिए ये लोग फेमस हैं। तो क्वेश्चन जानते हैं यहाँ से कैसे बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भैया ये किस घराने के हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि ये लोग मतलब जो फेमस पर्सनालिटी है तो किस मतलब संगीत की किस कला से है, किस विधा से हैं, मतलब तबला वादक है, शहनाई वादक है, ठुमरी गायिका है, टप्पा शैली की गायिका है, या मतलब किस चीज़ में इनको महारत हासिल है। यहाँ से क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए वन लाइनर पूछता रहता है। तो कई ऐसे लोग हैं, जैसे कुछ लोगों को हमने देख लिया यहाँ पे लखनऊ घराने से। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से, ये अयोध्या है, अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी, ये वाला क्वेश्चन किया गया है यूपीपी में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में 2019 में। लेकिन आप पीसीएस के पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बौद्ध काल में यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। कुल कितने महाजनपद का जिक्र मिलता है, 16 महाजनपद, ये आपको याद करके रखना है, 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है, ठीक है, बौद्ध काल में यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आता है कि ये जो 16 महाजनपद है इनका जो वर्णन हुआ है निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद करके रखना है कि ये जो 16 महाजनपद है इनका वर्णन जो हुआ है बौद्ध ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय, और एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ये 2 ग्रंथ हैं जिनमें 16 महाजनपदों का
वर्णन हुआ है। ये वाले क्वेश्चन में VIMP है, आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि 16 महाजनपदों का जो वर्णन हुआ है निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इन्हीं दोनों में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। और यहाँ से क्वेश्चन जैसे इस वाले, अब इसको आपने देख लिया, अब इस वाले में क्वेश्चन और कैसे पूछता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अयोध्या की राजधानी कौशल है। क्या है? कौशल है। कौशल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है। अब इसमें ये जो कौशल है, अब पूछ क्या रहा है, अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी। तो कौशल की राजधानी कौन थी? अयोध्या थी। ये वाला फैक्ट मतलब यहाँ से क्लियर हो गया। बाकी यहाँ कुरु से भी क्वेश्चन किया गया है कि कुरु जनपद की राजधानी क्या है, क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। बाकी अगर कलिंग की बात करें तो कलिंग हम लोग जानते हैं कि कलिंग मेनली जो है अशोक के समय में काफ़ी फेमस हुआ था, क्योंकि इसी कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में शायद ये हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और कलिंग जो है रत्नों के लिए बड़ा फेमस था। रत्नों की खान ऐसा जिक्र मिलता है, खान के लिए बहुत ही फेमस था। अगर हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर का जिक्र भी मिलता है आपको उत्तर वैदिक काल में। यहाँ से हमको चावल की खेती के किए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है ना, यहाँ से हस्तिनापुर से हमको, हालांकि चावल की खेती किए जाने का प्रमाण कई जगहों से प्राप्त होता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हस्तिनापुर से खेती किए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। वहीं पर एक स्थल है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से हमको सर्वप्रथम जो है लोहे का प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। बाकी कौशल से और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये जो कौशल है, जब गौतम बुद्ध के समय में कौशल की 2 राजधानियां बन गई थी। यहाँ से क्वेश्चन किया गया है कि गौतम बुद्ध के समय में कौशल का बंटवारा जो हुआ था, विभाजन हुआ था, निम्न में से कौन सी किसकी राजधानी थी। जैसे कौशल, एक उत्तरी कौशल हो गया, एक दक्षिणी कौशल हो गया। एक उत्तरी कौशल हो गया और एक दक्षिणी कौशल हो गया। गौतम बुद्ध के शासनकाल में कौशल 2 भागों में बांटा, एक उत्तरी कौशल हुआ और एक हो गया था दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत बनी थी और दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से बौद्ध महाजनपद काल से कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुरु की राजधानी पूछ सकता है, पांचाल की राजधानी पूछता है। जितने भी आपके 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानियाँ सुमेलित करने के लिए ऑनलाइन में क्वेश्चन करता रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए UPP यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में एक क्वेश्चन आया हुआ 2018 में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है अयोध्या। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? अयोध्या में ही है। और अयोध्या, यहाँ से अब कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयाजसा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भैया अयोध्या किस नदी के तट पे है? तो आपका ऑप्शन जाता है सरयू नदी के तट पे है। ठीक है, और भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जैसे रामायण मेला भी यहाँ पर लगता है, परिक्रमा मेला भी यहाँ पर लगता है। तो कई तरह से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगरा की बात करें तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है अयोध्या। लेकिन हम अन्य ऑप्शनों पर अगर जिक्र करें तो आगरा पे अगर जिक्र करते हैं, आगरा मैंने कल बताया था कि कई चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे आगरा में क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे आगरा में आलू निर्यात जोन है। कहाँ पे है? आगरा में है आलू निर्यात जोन, आगरा। ठीक है, फिर इसके बाद एक हवाई अड्डा है। पूछा गया क्वेश्चन, खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे है? खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे है? आगरा में है। इसके बाद नेशनल पैराट्रूपर्स कॉलेज कहाँ पे है? आगरा में है। ये भी क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, इसके बाद उर्दू का जो सबसे पहला अखबार निकला था, उर्दू का प्रथम अखबार क्या नाम था उसका? सरदल अखबार।
सरदल अखबार कब? 1846 ईस्वी में। ये आगरा से ही निकला था। तो आगरा से कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आपको इन क्वेश्चन मतलब इतने प्रश्नों को आपको याद करके रखना पड़ेगा। अभी और भी हैं आगरा से क्वेश्चन, जैसे आगरा से अगर आगरा से बात करें तो एक मिनट, मुग़ल काल में चलते हैं। अगर हम थोड़ा सा मुग़ल काल में चलें तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन के आता है। आगरा में जहांगीर के समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, जहांगीर के समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार था आका रिजा। आका रिजा, जहांगीर ने आका रिजा के नेतृत्व में क्या किया था? आगरा में ही चित्रणशाला की स्थापना करवाई थी। आप पेपर उठा करके देख लिए, एक बार नहीं 2-4 बार पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में और कहाँ पे और किसने जो है चित्रणशाला की स्थापना करवाई थी आगरा में। तो आगरा से कई क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मुग़ल काल में अबुल फजल हो गए, अबुल फजल, इसके बाद फैजी हो गए, ठीक है। केंद्रीय शिक्षण मंडल एक संस्थान है जो कि आगरा में है। सारे IMP फैक्ट हैं, सब पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते रहे हैं। आगरा किसके लिए फेमस है? मैंने बताया 1-2 चीज़ें। बाकी कलात्मक संगमरमर की वस्तुओं के लिए फेमस है। कलात्मक संगमरमर की वस्तुओं के लिए फेमस है। तो आगरा से हमने कितनी चीज़ें देख ली। अयोध्या को पढ़ते हुए हमने आगरा से बहुत सारी चीज़ें देख ली। आका रिजा को जान लिया, अबुल फजल और फैजी का जन्मस्थल कहाँ पे है? आगरा में, इसको जान लिया। केंद्रीय शिक्षण मंडल कहाँ पे है? इस संस्थान आगरा में है, जान लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब क्या है कि कई सारी चीज़ें इससे आपके फेमस हो जाए, मतलब आपको पता चल जाएंगे। लखनऊ है, लखनऊ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कल मैंने लखनऊ से कुछ क्वेश्चन बताए हुए थे कि लखनऊ को नवाबों का शहर, नजाकत का शहर, नफासत का शहर कहा जाता है। जरी, जामदानी, जरदोजी, चिकन आज के लिए लखनऊ आपका फेमस है। लखनऊ में बहुत से ऐसे संस्थान हैं, बहुत ऐसे संस्थान हैं, यहाँ पे जिक्र मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जैसे वनस्पति से संबंधित संस्थान है, इसके बाद औषधि से संबंधित संस्थान है, DNA बैंक से संबंधित संस्थान है, और क्या बताएं, मतलब इतने संस्थान हैं लखनऊ में कि पूछिए मत। लखनऊ मलिहा बादामों के लिए फेमस है, बहुत सी चीज़ें हैं। इमामबाड़ा है, किसने निर्मित करवाया? आसिफुद्दौला वाला। तो लखनऊ मेनली एक ऐसा प्लेस है जहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे मैं उसके बारे में जिक्र नहीं कर पाऊँगा। मैंने आगरा अयोध्या का जिक्र कर दिया है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी? सबको पता है, अकबर ने करी थी। और फतेहपुर सीकरी में भी कई सारे ऐसे महल हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आता जाता रहता है। तो यहाँ उसको हम हिस्ट्री में चर्चा करेंगे। वीडियो बड़ा लंबा खींच रहा है, इसलिए इसको यहीं पे इस ऑप्शन के साथ इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर रथ कहाँ पे, स्वयंवर स्थल कहाँ पे है? तो इसका ऑप्शन है फर्रुखाबाद, ठीक है। इसका ऑप्शन है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फर्रुखाबाद में अर्जुन द्रौपदी का रथ है। यहाँ से PCS में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाथ की छपाई के लिए, हाथ की छपाई के लिए कौन सा यूपी का शहर फेमस है? आपका ऑप्शन जाता है फर्रुखाबाद फेमस है। फर्रुखाबाद में 1-2 मेले लगते हैं जो बहुत ही फेमस है। रामनगरिया मेला यहाँ पे लगता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भैया रामनगरिया मेला कहाँ पे लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। श्रावणी मेला कहाँ पे लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। तो ऐसे करके फर्रुखाबाद से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जैसे फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, सबको पता है यहाँ से, ठीक है। इसको सुहाग नगरी भी कहा जाता है, ये भी आपको पता है। बाकी ये कन्नौज जो है इत्र के लिए फेमस है, लेकिन फिरोजाबाद भी इत्र के लिए अब धीरे धीरे फेमस होता चला जा रहा है। बाराबंकी की अगर बात करें तो बाराबंकी के बारे में मैंने जिक्र किया हुआ था। बाराबंकी किसके लिए फेमस है? अफीम के लिए फेमस है। 2 फैक्ट यहाँ से बहुत IMP है। और यहाँ पर शेख सलामत शाह की दरगाह है जहाँ पर मेला लगता है। शेख सलामत शाह की क्या है?
दरगाह है जहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, तो ऐसे करके इटावा की अगर बात करें तो इटावा में वैसे कोई कुछ खास तो नहीं है, लेकिन सैफई महोत्सव जो मनाया जाता है वह इटावा में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है फर्रुखाबाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूमी दरवाज़ा कहाँ पे? इसका ऑप्शन लखनऊ है। ठीक है, तो लखनऊ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने कई क्वेश्चन आपको बता भी दिए हैं, अब यहाँ पे कोई जिक्र नहीं करूँगा। मंडी परिषद में पूछा गया है 2019 में। आगरा एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आगरा से मैंने आपको कई क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब उसके आगे मैं नहीं जाने वाला हूँ। फतेहपुर सिकरी ऑप्शन में दिया है, तो फतेहपुर सिकरी से भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। बाकी अलीगढ़ की अगर बात करें तो अलीगढ़ में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? सबको पता है, ताला उद्योग के लिए फेमस है। अलीगढ़ के ताले बहुत ही फेमस होते हैं। बाकी अलीगढ़ में एक इलाका है कोल या कोइन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। ये जब मध्यकालीन भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये वाली चीज़ मिलेगी। यहाँ पे इसको लेकर के कई युद्ध हुए हैं, तो वहाँ पर इसको क्लियर कर लिया जाएगा। बाकी अलीगढ़ से आधुनिक भारत के इतिहास में चलेंगे तो एक आंदोलन चला था, अलीगढ़ आंदोलन, जिसको कहा जाता है। किसके नेतृत्व में? सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में। तो अलीगढ़ से कई चीज़ें हम लोग देखेंगे। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की अगर बात करें, क्वेश्चन आता है कि भैया अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के समय में ही हुई थी। तो कई सारे क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही, आगे चलते हैं। महोदय किसका पुराना नाम है? यहाँ छपने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। वैसे इसका मेन नेम का है नगर महोदय श्री, नगर महोदय श्री ये है। ठीक है, मान लीजिए महोदय भी आया हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका मेन जो प्राचीन नेम है नगर महोदय श्री है। अब पीसीएस मुख्य परीक्षा 2012 में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 2012 में नहीं पूछा गया है, हम लोग जब आईएएस दे रहे थे तब से ये क्वेश्चन आया हुआ है। सुमेलित करने के लिए वन लाइनर पूछा गया है।